टीआरपी केस में जो अर्नव गोस्वामी और उनकी टीम के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह क्लियर आ गया कि यह बदले की भावना से किया गया कार्य। टीआरपी में नाम है, टीआरपी स्कैम में वो इंडिया टुडे का नाम है। इस पूरे मामले की एक एक कड़ियों को हम जोड़ें तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जानबूझ करके एक नेशनलिस्ट वॉइस को दबाने के लिए, एक जनता की आवाज को दबाने के लिए, जिसका नाम आगे बढ़ रहा है उसको दबाने के लिए, किस लिए? क्योंकि पुलिस की जो वहां पर नाकामियां थी, उन नाकामियों को अर्नव गोस्वामी ने एक्सपोज किया और इसकी वजह से वहां एफआईआर दर्ज हुई। और वही टीआरपी के केस में उन्हें एक और मौका मिला तो टीआरपी के केस में उन्होंने किया। फेक न्यूज़ को चलाने में राजदीप सरदेसाई का, वो उसके मास्टर हैं, वो उसके चैंपियन हैं। 26 जनवरी को जब टेरर मार्च हुआ तो उस टेरर मार्च में जो पहला ट्वीट राजदीप सरदेसाई ने किया, उसका पहला ट्वीट उन्होंने कहा कि गोली लगने से घायल हुआ, यानी एक अनरेस्ट क्रिएट किया सोसाइटी में। सर, महाराष्ट्र पे सवाल उठता है फेक टीआरपी केस जो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ और अभी भी है। उसमें ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है, जिसमें आज ये सामने कर दिया ईडी की रिपोर्ट ने कि उसमें इंडिया टुडे का नाम था जो टीआरपी केस था, लेकिन बेफालतू में ही जो नाम लाया गया वो लाया गया अर्नब गोस्वामी का। और उसके बाद जो है रजदीप सरदेसाई हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए तान्या, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो ये टीआरपी में एफआईआर हुई थी, प्राइमा फेसी वो एफआईआर सी गलत तरीके से लॉ को मिसयूज करके, अब्यूज़ करके की गई थी। उस केस में बदले की भावना से महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने काम किया था, क्योंकि अर्नव गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत में तमाम जो खामियां थी, सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके डेथ से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन के दौर पर पुलिस की पोल पट्टी खोली थी और तमाम पहलुओं को एक एक करके सामने लेकर आए थे पब्लिक डोमेन में। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो टीआरपी केस में एफआईआर दर्ज हुई, तो 1000 एफआईआर के आसपास, 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होंगे जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे और वहां के सरकार के कहने पर। तो डे वन से देश को यह पता था कि यह एफआईआर चलने वाली नहीं। और फाइनली देश की जो सबसे बड़ी संस्था है, जांच संस्था जो ईडी है, जो ऐसे मामलों की जांच करती है, उस ईडी ने जांच में रिपोर्ट में यह लेकर के आ गए कि इसमें अर्नव गोस्वामी का या रिपब्लिक टीवी का या एआरजी मीडिया का कहीं कोई नाम नहीं है। इसमें अगर नाम है भी तो उसमें भी एफआईआर, उस समय भी अगर डिस्कशन हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद हो तान्या, तो उस समय भी ये बात आई थी निकल करके कि जो टीआरपी में नाम है, टीआरपी स्कैम में वो इंडिया टुडे का नाम है। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि इसमें अर्नव गोस्वामी का या उनके मीडिया हाउस का कोई नाम है, उन्होंने किया, ये नहीं है। दूसरा जो है, अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस की जो चार्जशीट है उसको हाईकोर्ट ने क्वेश्चन भी किया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन आपकी प्राइमा फेसी मेंटेनेबल नहीं, और आपने किन नियमों के तहत, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है भी तो ट्राई को इसमें आदेश, और अगर कंप्लेंट फाइल भी हो तो एक विधिक प्राधिकारी के द्वारा, ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा फाइल हो, मगर यहाँ तो आपने लॉ को मिसयूज करते हुए तमाम एफआईआर रजिस्टर कर दिया। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि बदले की भावना से किया गया है। सर, आप एक बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े दिग्गज वकील है, तो आप बोले जाए कि इतना लॉ का मिसयूज किया गया है, उसके बाद ऐसे ही बोल सकते हैं सचिन वाजे, अब तो उन पे गिरफ्तारी हो गई, शिकंजा कस लिया गया, लेकिन ऐसे हेड करते हैं वो और इतना लॉ को मिसयूज करते हैं, तो उनके ऊपर क्या क्या एक्शन और हो सकते हैं टीआरपी केस को लेकर स्पेशल अगर बात की जाए तो? देखिए, दो बातें हमें समझना पड़ेगा। टीआरपी केस में जो अर्नव गोस्वामी और उनकी टीम के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह क्लियर आ गया कि यह बदले की भावना से किया गया कार्य था। और कोर्ट किसी भी एविडेंस को जो है रिव्यू करती है, उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू होने के बाद हमारे देश की जो अदालतें हैं वो अदालतें उसको देखती हैं कि ये सही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है कि नहीं, और जो चार्जेस पुलिस ने फ्रेम किए वो सही हैं कि नहीं है। तो इस तरह से पहले अगर हम उस थ्योरी को देखें तो वो थ्योरी गलत हुई। दूसरा इसमें पहलू आता है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़ा। जिस समय 69 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन में, कायदे से अगर हम देखें तो इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हुई और 69 दिनों तक इसमें किसी प्रकार की जांच ही नहीं हुई, 69 डेज तक। अगर उसके बाद हुआ तो बाद में तब हुआ जब पटना में केस रजिस्टर हो गया, उसके बाद जाकर के जांच शुरू हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से सीबीआई का है। तीसरा, अगर हम तीसरा यहां पर देखें तो जो अर्नव गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको घर से सचिन वाजे ने AK-47 लेकर के जाकर के अरेस्ट करके आए, तो वहां पर जो एफआईआर बनती ही नहीं थी, क्योंकि किसी भी केस में जब क्लोज केस हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई,
तो क्लोज केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारत के जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 173 में प्रावधान है कि आप कोर्ट की परमिशन से ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्लोज केस में, जिसमें ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया हुआ हो। और आपको याद हो कि जिस दिन रिमांड के लिए पेश किया गया था, जिस दिन सचिन वाजे और उनकी टीम ने अर्णव गोस्वामी को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया था, तो मैजिस्ट्रेट ने यह ओपिनियन भी दिया था कि आप ये बताइए कि आपने किन नियमों के तहत इनको गिरफ्तार किया। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी कहा कि जो एफआईआर आपने दर्ज किया, जिसमें अरेस्ट किया, वो अरेस्ट इस तरह से, ये मोडस आपका ठीक नहीं था, ये एक्शन ठीक नहीं था। तीसरा, वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है, सेक्रेटरी जनरल वहां पर लेटर लिखते हैं कि अर्णव गोस्वामी के केस कोर्ट्स नहीं सुन सकती है या कोर्ट्स में, तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था, जिसमें आउटराइटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट ने एक्शन लिया और कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया, वो मैटर भी पेंडिंग। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक के बाद एक पहलू को, घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश करें तान्या, तो हमें ऐसा समझ में आता है कि प्लान्ड वे में एक नेक्सस के तहत एक नेशनलिस्ट वॉइस को दबाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये किया गया कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, तो आप गुंडागर्दी का आलम खड़ा करेंगे। और जो तान्या उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, सचिन वाजे जैसा एक इंस्पेक्टर, उसके पास कितनी मर्सिडीज निकल के आ रही हैं, एक एक गाड़ियां निकल के आ रही हैं, वो कैसे एकदम से, देखिए उसका किस तरीके से वहां पर पूरा दबदबा है। और वो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जो वहां पर एक्सप्लोसिव पाया जाता है, उस एक्सप्लोसिव में भी उसका हाथ निकल करके आता है और एनआईए इसकी जांच कर रही है। फिर गाड़ियों का भी सीसीटीवी फुटेज को देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो एपिसोड्स निकल के आ रहे हैं, हिरन की बात आ रही है, उसके स्कॉर्पियो की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके अगर हम घटनाक्रम को देखें, तो इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं पुलिस का नेक्सस, गुंडा का नेक्सस और वहां पर एक मोनोपोली के तहत कार्य करने का नेक्सस निकल करके सामने आया है। टीआरपी केस के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एक और सवाल ये है कि अब इंडिया टुडे का नाम आ गया है, रिपोर्ट में साफ तौर से दिखाया गया है। राजदीप अगर सरदेसाई की बात की जाए तो उनका नाम आ रहा है। अब उनके ऊपर ऐसे कि लाइक पैसे देकर व्यूअर्स के टाइम खरीदना, वॉच टाइम करना, लोगों को जबरदस्ती लाइक फोर्स करना और पैसों के बलबूते पे व्यूअरशिप लेना, तो ये कितना बड़ा। अब इसके अगर लॉ की बात की जाए तो आप सबसे दिग्गज हैं, आपको पता ज़्यादा ही होगा, सबसे ज़्यादा, तो आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि इसके अकॉर्डिंग अब क्या एक्शंस हो सकते हैं, लॉ के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या केस हो सकते हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। फेक न्यूज़ को चलाने में राजदीप सरदेसाई का, वो उसके मास्टर हैं, वो उसके चैंपियन हैं। 26 जनवरी को जब टेरर मार्च हुआ, तो उस टेरर मार्च में जो पहला ट्वीट राजदीप सरदेसाई ने किया, उसका पहला ट्वीट उन्होंने कहा कि गोली लगने से घायल हुआ, यानी एक अनरेस्ट क्रिएट किया सोसाइटी में। पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद टीआरपी केस में पूरे इंडिया टुडे ग्रुप का, क्योंकि एफआईआर भी जो दर्ज हुई थी वो इंडिया टुडे ग्रुप की हुई थी, इंडिया टुडे ग्रुप का नाम आना और उसके बाद राजदीप सरदेसाई का वहाँ रहना। तीसरा, तमाम क्रिटिसिज्म के बाद भी इंडिया टुडे राजदीप जैसे लोगों को अपने चैनल पर पब्लिश करने के लिए कह रहा है, उनके ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसके बाद भी अरेस्ट नहीं होना। और कायदे से अगर हम देखें तो इसमें प्रदीप भंडारी की गिरफ्तारी और तमाम टीआरपी केस में लोगों की गिरफ्तारी, उसके सीईओ को 100 घंटों से ज़्यादा समय तक कस्टोडियल इंटरोगेशन किया गया। तो इस पूरे मामले की एक एक कड़ियों को हम जोड़ें तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जानबूझ करके एक नेशनलिस्ट वॉइस को दबाने के लिए, एक जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, जिसका नाम आगे बढ़ रहा है उसको दबाने के लिए, किस लिए? क्योंकि पुलिस की जो वहाँ पर नाकामियाँ थी, उन नाकामियों को अर्णव गोस्वामी ने एक्सपोज किया और इसकी वजह से वहाँ एफआईआर दर्ज हुई। और वही टीआरपी के केस में उन्हें एक और मौका मिला तो टीआरपी के केस में उन्होंने किया। तो अब जो है कायदे से इंडिया टुडे और उनके जो लोग इन्वॉल्व है इसमें, उनके ऊपर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए और ट्राई को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अब एक और सवाल जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने मान लिया है कि मनसुख हिरेन की, जो पहले बताया गया था कि वो एक मतलब सुसाइड है, उन्होंने खुद, उनकी सुसाइड हुई है, लेकिन आज अनिल देशमुख ने मान लिया है कि उनकी मृत्यु करी गई है, मर्डर केस मान लिया है। तो एक क्या बोलेंगे इस पे कि एक जगह जहाँ एमवीए सरकार में शिवसेना कह रही है कि वो सुसाइड थी, अब एनआईए खुलासे कर रही है, तो अनिल देशमुख ने फटाफट से अपना बयान बदल लिया और कह दिया नहीं ये तो मृत्यु है। तान्या, अनिल देशमुख तो इस तरह के बयान देने के मामले में चैंपियन हैं। अगर आप अनिल देशमुख की बात करें तो अनिल देशमुख ने उस समय जब अर्णव गोस्वामी का केस हुआ था, तो उस समय भी अर्णव गोस्वामी के केस में भी उन्होंने बयान दे दिया था।
सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी, होम मिनिस्टर होने के बाद भी। और अब तीसरी बार, पहले तो इन सब लोगों ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, आप चाहे संजय राउत को देख लीजिए, चाहे अनिल देशमुख को देख लीजिए, सब लोगों ने प्रोटेक्ट करना एक दूसरे को शुरू कर दिया। और जब एक एनआईए जो देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें सचिन वाजे का हाथ है, सचिन वाजे का काम ही था वसूली करना, सचिन वाजे का काम ही था डराना धमकाना, सचिन वाजे के AK-47 लेकर के कैमरे में खुलेआम सुबह सुबह पहुंच जाते, यानी कितना सरहंग और कितना पहुंचा हुआ एक पुलिस ऑफिसर था, ये आपको समझना होगा। तो कुल मिलाकर के अनिल देशमुख के बयानों को देखें तो वो पलटी मारना तो वो पहले से उनका काम है, परंतु अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इन्वेस्टिगेशन बड़ी फेयर और इम्पार्शियल हो रही है एनआईए के द्वारा, और मैं समझता हूं कि ट्रुथ प्रिवेल हो रहा है और सरकार का, पुलिस का और अपराधियों का जो गठजोड़ है, जो नेक्सस है, वो भी खुल करके सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जो बात की जाए कि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ईडी ने टीआरपी केस पे भी खुलासा कर लिया, जिसमें अब ये देखना अहम होगा कि राजदीप सरदेसाई और साथ ही साथ इंडिया टुडे ग्रुप पे क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ।